हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ पृथ्वीराज सिंह चौहान। आज हम सेवन्थ क्लास का जो लेसन था, लेसन 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, उसमें अगला जो टॉपिक है आपका भौतिक परिवर्तन आप पढ़ चुके हैं। आगे आज हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ठीक है, भौतिक परिवर्तन जिसमें अपन पढ़ चुके थे कि ऐसा परिवर्तन जिसके भौतिक गुणों में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो, रंग, आकार, रूप, इस प्रकार के परिवर्तन, उसको अपन भौतिक परिवर्तन करेंगे। तो उसी कड़ी में अगला परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन से पहले ये जानना जरूरी है कि किस प्रकार से रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो उदाहरण के रूप में अगर अपन देखें तो हम देखेंगे कि सबसे बढ़िया उदाहरण, अच्छा उदाहरण जिसको आपने सर्वमान सबने देखा होगा कि लोहे में किस प्रकार से जंग लग जाती है। ठीक है, तो लोहे में किस प्रकार से जंग लगती है सबने देखा होगा। तो लोहे में जंग किस प्रकार से लगती है कि अपन देखेंगे बहुत लंबे समय तक कोई चीज अगर लंबे समय तक अगर खुली हवा में और पानी के संपर्क में आने से अगर लगी रहती है तो उसमें जंग लग जाती है। ठीक है, तो उसके जो लोहे का जो पदार्थ होता है, लोहे का जो कोई सा जैसे कील हो या दरवाजा हो गया, खिड़की, कोई लोहे की वस्तु, उसके ऊपर क्या होते हैं, एक पतली भूरी परत चढ़ जाती है, तो वो क्या कहलाती है, जंग कहलाती है। ठीक है, अब लोहे के ऊपर जो पदार्थ जम जाता है उसको जंग रहती है। ठीक है, उसको अपन लोहा नहीं बोल सकते, उसको जंग बोलते हैं। और इस प्रक्रिया जो होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, जंग लगना कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा पार्क या लॉन या बगीचे में कहीं पे लोहे की कुछ चीजें पड़ी होती है, दरवाजे, खिड़कियां, कुछ मतलब जो कबाड़ा जो पड़ा रहता है, जो अलग अपन डाल देते, तो वो भी क्या होती है, लगातार क्या होती है, वायु के संपर्क में आती है। और वायु के संपर्क में आने के अलावा वो इसमें पानी भी लग जाता है। तो वायु और नमी, जंग लगने के लिए सबसे जरूरी ये होता है कि वो नमी के संपर्क में आए। तो पानी और हवा दोनों क्या है, नमी उसको प्रदान करती है। इससे क्या होता है, लोहा क्या होता है, जंग लग जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा घर में कुल्हाड़ी है, हथौड़ा है, तो वो भी बहुत लंबे समय तक अगर उसको खुला छोड़ दो, उसमें धीरे क्या होती है, जंग लगना शुरू होती है। उसको क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं, कैसे घिस के उसको अपन साफ करना शुरू करते हैं। इसके अलावा रसोई में भी कुछ चीजें जैसे लोहे की, जैसे लोहे का तवा होता है, तो उसको अगर अपन लगातार अगर उसको धोकर अगर सीधा गीला रख दे, उसको अपन पोछे नहीं, तो उसमें भी क्या धीरे धीरे क्या होती है, जंग लगना शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो जो ये जंग होती है, ये जो जंग होती है लोहे से भिन्न होती है। जंग अलग है और लोहा अलग है। तो लोहे की क्या, लोहे के ऊपर परत जमना, वो क्या होती है, जंग होती है। लोहे के ऊपर परत जमना क्या होती है, जंग कहती है। मतलब लोहा अलग होता है, जंग अलग होती है। ठीक है, अब कुछ ऐसे परिवर्तन पर विचार करते हैं जिससे क्या होता है, नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, तो नए पे इसकी परिभाषा ही यही बनेगी रासायनिक परिवर्तन की। इस परिवर्तन में कुछ क्या नया पदार्थ बनेगा, वो आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। तो एक क्रियाकलाप आपने पहले भी सुना ही होगा। ठीक है, इस बारे में कि मैग्नीशियम का जो फीता है, ठीक है, यहाँ पे सावधानी बता रखिए कि मैग्नीशियम के फीते को भी जला रहे हैं या फिर कोशिश जला रहे हैं, जिससे अपन कोई कार्य कर रहे हैं उसको बहुत सावधानी से करने, किसकी दृष्टि में करें, इसको इसकी देख रेख में करें, खुद कभी इसको ट्राई करने की कोशिश न करें। ठीक है, और इसके अलावा मैग्नीशियम कैसा फीता है कि इसको लगातार अगर जल रहा है तो इसको लगातार आंखों से लगातार टक टक भी लगाकर देखे रहना भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे क्या आंखें क्या होती है, अपनी खराब होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैग्नीशियम की पतली पट्टी, एक फीता है, ठीक है, या फिर एक तार का टुकड़ा, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, पट्टी, टुकड़ा, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो इसको क्या करना है, जो रेगमाल होता है, जो घिसने का काम आता है, आपने देखा होगा रेगमाल अपन घिसने का, उसको किसी सतह को साफ करते हैं, खुरदुरी होती है। ठीक है, तो उसके रेगमाल का जो मैग्नीशियम का जो फीता है, पत्ती, उसके दोनों जो लंबी जो पत्ती, उसके दो तरफ के सिरे को रेगमाल से रख करके साफ कर दे, और फिर उसके किसी एक सिरे को मोमबत्ती के लो के पास ले जाए, तो अपन देखेंगे कि जैसे ही ये जलता है, मैग्नीशियम का जो फीता है जो जलना प्रारंभ करता है, तो ये क्या करता है, ये पूरी तरीके से सफेद प्रकाश देना शुरू कर देता है। ठीक है, सफेद प्रकाश देना शुरू कर देगा और पूरी तरीके से जलने पर क्या हो जाएगा, ये पाउडर बन जाएगा। क्या होगा, जलने के बाद क्या होगा, पूरी तरीके से ये पाउडर बन जाएगा, श्वेत पाउडर। तो अब यार जो आपको भस्म देखने को मिली, अभी भस्म के वापस से अपन इसको मैग्नीशियम का फीता बना सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। अभी मैग्नीशियम का फीता क्या होगा, पूरी भस्म बन सकती है। तो इस जो क्रियाकलाप हुआ, इस क्रियाकलाप को अपन एक समीकरण के रूप में कैसे देखें, तो अपन देखेंगे कि मैग्नीशियम जो है यहाँ पर Mg, ये क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है जिसको अपन किसकी उपस्थिति में जला है, इसको अपन O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला है।
इसके जलने के बाद ये किसमें परिवर्तित हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में चेंज हो गया। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो हमें पता पड़ेगा किस प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्साइड को आपस में जब इसको मिलाया गया, हवा की उपस्थिति में जब जलाया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर एक ब्लू कलर के पैराग्राफ में चीज भी लिखी हुई किस प्रकार से कि यहाँ पर ये प्लस वो जो तीर का निशान होता है, प्लस मतलब होता है ये चीजें आपस में मिल रही, और यहाँ पर जो तीर का ये एक समीकरण है, तो ये समीकरण जो होता है गणित में जो समीकरण आपको देखने को मिलेंगे उस प्रकार का समीकरण नहीं होता, ये रासायनिक समीकरण होता। इसका मतलब होता है या तो ये चीज बन रही है या फिर क्या हो रहा है, या फिर ये हो जाता है मतलब बन चुका होता है। तो यहाँ पर वो समीकरण अलग होती है, और यहाँ पे इन समीकरणों को क्या संतुलित भी किया नहीं जाता है। संतुलित करना, जो समीकरणों को संतुलित करना आप अगली कक्षा में बड़ी कक्षा में पढ़ेंगे, जब आप 9th 10th में 11th में जब आएंगे तो रासायनिक समीकरणों को आप संतुलित करना भी सीख जाएंगे, इसलिए आप इसको संतुलित करके भी यहाँ पे बताया नहीं गया। ठीक है, अब ये भस्म जो बन गई मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे, इसमें जल की कुछ मात्रा मिला देंगे, इस मिश्रण में जल की पानी की कुछ मात्रा मिला देंगे और उसको अच्छी तरीके से मिश्रण को मिला देंगे। अब इस मिश्रण को लिटमस पेपर से चेक करना। लिटमस पेपर आप अच्छी तरह से जानते हैं, पिछले लेसन में आप पढ़ भी चुके हैं अम्ल और क्षार में किस प्रकार से लिटमस पेपर का उपयोग किया है अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए। तो यहाँ पर अपन दोनों लिटमस के नीले लिटमस पेपर और लाल दोनों लिटमस पेपर से ट्राई करेंगे किस प्रकार से, या तो लाल होगा वो नीला हो जाएगा तो मतलब वो क्षारीय है, और अगर नीला है लाल होगा तो वो क्या हो जाएगा हमें, मतलब ये पदार्थ क्या है कि फिर ये क्या है अम्लीय हो जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार से अपन इसको वर्गीकृत कर पाएंगे कि ये जो पदार्थ जो नया पदार्थ बना है ये अम्लीय है या फिर ये क्षारीय है। ठीक है, तो अब इस परिवर्तन को कर लेने के बाद इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को, मैग्नीशियम ऑक्साइड फिर से मैं इसको लिख ही रहा हूँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में अगर अपन जल से इसको घोल देंगे H2O, जिसे अपन जल कहते हैं, H2 में जब इसको घोल देंगे तो इसके बाद एक नया पदार्थ, एक फिर नया पदार्थ बन जाएगा और ये पदार्थ बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर फिर एक नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है, अब इस पदार्थ को अपन किस प्रकार से पहचान पाएंगे पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को अपन ने अध्याय 5 में पढ़ा था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है, एक क्षारक है, क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ जो यहाँ पर बना था। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ जो बना था, तो ये क्या होता है किसके जलने पर, मैग्नीशियम के जलने पर बना था। और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये इसके मैग्नीशियम ऑक्साइड के जल में घुलने पर जो मिश्रण बना है उसके जलने पर बनता है। तो यहाँ पर दोनों नए पदार्थ बनते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, तो क्योंकि ये इसकी प्रकृति से ही बना है तो ये भी क्या कहलाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या है, क्षारक ही कहलाएगा। ठीक है, आगे अपन दूसरा क्रियाकलाप ले लेते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 6.7। तो यहाँ पर भी अपन कुछ नया पदार्थ अपने को यहाँ पर देखने को मिलेगा, किस प्रकार से यहाँ पर कुछ अपने को नई चीज बनने को मिलेगी, यहाँ पर अपने को एक नई रासायनिक अभिक्रिया देखने को मिलेगी और क्या क्या चीजें अपने को यहाँ पर इसमें परिवर्तन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस जो क्रिया पेज नंबर 64 पर क्रियाकलाप 6.7 है, तो इसमें अपन देखेंगे कि कांच के गिलास में या फिर कटोरे में किसी भी चीज में अपन क्या करेंगे, आधा कप पानी लेंगे और उसमें एक चम्मच, आधा कप उसमें पानी ले लें, उसमें आधा चम्मच अपन कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी बोलते हैं। नीला थोथा इसलिए बोलते क्योंकि ये नीला रहता है। ठीक है, तो एक जार में अपन क्या करें, थोड़ा पानी ले लें और पानी में ही अपन क्या करते हैं, कुछ बूंदे कॉपर सल्फेट की मिला दें। ठीक है, तो ये क्या कौन सा विलायक बन जाएगा, ये कॉपर सल्फेट का एक विलायक बन जाएगा। ठीक, जिसे अपन क्या बोलते हैं, नीला थोथा भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि नीला रहता है। ठीक है, अब इस विलयन क्या करेंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO सुपर, इसकी बूंदे इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, अब ये विलयन जब बनेगा तो ये विलयन पूरा क्या हो जाएगा, नीले रंग का बन जाएगा। नीले रंग का विलयन बन गया।
अब क्या करेंगे, एक परत में एक किसी टेस्ट ट्यूब की सहायता से इस विलेन में से अपन कुछ चीजें निकाल के रख लेंगे और उस विलेन को आधा इसमें से निकाल कर एक तरफ रख देंगे, आधा विलेन इसमें रख पड़ा रख देंगे, आधा विलेन एक तरफ निकाल कर रख देंगे। ठीक है, अब शेष विलेन को क्या करना है, एक कील अथवा ब्लेड, घर में एक ब्लेड जो खराब होती है फिर कील होती है उसको बचा लेना है, और एक और जो पात्र होगा, एक और जो पात्र इसमें आगे बुक में भी दर्ज है, एक और जो पात्र है इसमें एक ब्लेड है, जैसे कि इसमें ब्लेड आप देखेंगे, इसमें देखेंगे तो आपको ब्लेड दिखेगी, ये ब्लेड आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ये ब्लेड इसमें अंदर डाली गई है, तो ये इसका जो बचा हुआ है इस पे अपन डाल देंगे। ठीक है, अब लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, आधे घंटे तक प्रतीक्षा करेंगे तो आप देखेंगे कि विलेन के रंग में कुछ चेंज परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अपन को देखने को इसके रंग में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, तो आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये विलेन क्या हरा रंग हो जाएगा, और हरा रंग क्या हो जाएगा उसमें, ये आयरन सल्फेट हो जाएगा, आयरन, क्योंकि ये लोहा है, जो ब्लेड आपकी है वो लोहे की, तो ये क्या कौन सा विलेन बना लेगी, आयरन सल्फेट विलेन बनाएगी, जो जिसका रंग क्या होगा, हरा रंग हो जाएगा। आप बुक में भी देख सकते हैं किस प्रकार से कि यहाँ पर आप यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से कॉपर सल्फेट का जो ये विलेन नीला रंग का हो जाता है और आयरन सल्फेट का जो ये विलेन है वो हरे रंग का आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अब इस कील और ब्लेड को इसमें से बाहर निकाल देना। ठीक है, तो आपको जो परिवर्तन दिखने देते हैं वो क्या होते हैं, कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच में, ये जो आपको कॉपर सल्फेट है और लोहे के बीच में जो परिवर्तन आपको देखने को दिखाई पड़ते हैं, तो उससे क्या होगा, इसके रंग क्या हो जाएगा, नीले से क्या हो जाएगा, इसका रंग क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक नया पदार्थ बनता है, इसके क्या होता है, आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है, आयरन सल्फेट एक नया पदार्थ बन जाता है, और जो लोहे की जो कील या ब्लेड थी इसके ऊपर क्या होता है, भूरा निक्षेप, एक तांबे का कॉपर या जिसको तांबा बोलते हैं अपन, कॉपर तांबा, तो भूरे इसके ऊपर एक निक्षेप जमा हो जाता है। ठीक से जो एक नया पदार्थ बनता है, तो ये जो पूरी क्रियाकलाप हुआ, इस क्रियाकलाप को एक अपन फिर से एक समीकरण के रेखिक डायग्राम के तौर पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये क्रियाकलाप होता है। तो सबसे पहले उन्होंने इस पूरे क्रियाकलाप को रेखिक समीकरण के माध्यम से भी अपन समझ सकते हैं कि पहले अपन कॉपर सल्फेट का विलय लिया था, कॉपर सल्फेट जिसको अपन CuSO4 कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को उन्होंने मिलाया था, इसमें उन्होंने लोहा जो आपका कील थी या फिर आपका जो ब्लेड थी, ठीक है, आयरन जिससे अपन बोल सकते हैं, इसको अपन आयरन लिख दें, आयरन, ठीक है, लोहा, इससे जो अब बनेगा वो आपका बनेगा आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट जो कि नीले रंग का हो जाएगा, जिसे अपन क्या हरे रंग का हो जाएगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, आयरन सल्फेट। और साथ में इसके साथ में एक और चीज आप लोगों ने पढ़ी थी कि उस आयरन के ऊपर एक नीला भूरा अवक्षेप जमा हो जाता है, तो वो बाहर निकल जाता है आपका कॉपर, या क्या जमा हो जाता है यहाँ पर, कॉपर यहीं पर रह जाएगा, और एक रंग क्या किस रंग का होगा, भूरा, भूरे रंग का अवक्षेप जमा हो जाएगा, जो किसके ऊपर जमा होगा, ब्लेड के ऊपर। तो यहाँ पर उन्होंने इन दो क्रियाकलापों के माध्यम से समझा कि किस प्रकार से रासायनिक परिवर्तन होते हैं, और रासायनिक परिवर्तन जब दो चीजें आपस में जब ये क्रिया होती तो अगली कुछ चीज नई बन जाती है, और नई चीज बनने में क्या है, तो उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा, या फिर और वो परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिससे उसको वापस अपन उस परिवर्तन को उससे वापस ला नहीं सकते, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन में हमेशा एक नया परिवर्तन ही देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में आप लोगों दो प्रकार के क्रियाकलाप करके देखे हैं, अगले वीडियो में अपन इसके रासायनिक परिवर्तन के कुछ एक दो और क्रियाकलाप बचे उनको अपन करेंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखिए, इन समीकरणों को आप समझिए, और कुछ दिक्कत आती है तो आप बुक में भी देखिए, और कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।